ओके पीपल, वी विल डील विथ एजुकेशन हियर। एजुकेशन बेसिकली कैसे इंडिया में डेवलप हुआ, एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री सिलेबस। सो व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी? इंट्रोडक्शन, प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, हायर एजुकेशन क्या होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, ठीक है। तो आपका प्राइमरी एजुकेशन मतलब आपका जो एकदम क्लास 1 2 3 इस तरीके का जो होता है उसको प्राइमरी एजुकेशन बोलेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब जो आपका अभी चल रहा है 9th-10th लेवल का, ठीक है। तो इस तरीके के एजुकेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं। सो व्हाट इज एजुकेशन? द फर्स्ट सेंसस। सेंसस मतलब क्या होता है? सेंसस मतलब रिकॉर्डिंग, ठीक है। सेंसस मतलब आपका एक इवैल्यूएशन। ये इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है, उतने पॉपुलेशन में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, ये सब होता है सेंसस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951 revealed the extreme complexibility and intraceability of the educational issues in the country, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होती है भाई साहब? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एजुकेशन, कितने लोग इंडिया में एजुकेटेड हैं, कितने लोग को कितना लेवल का एजुकेशन मिला है, कितने लोगों की पढ़ाई रुक गई है या हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू डिटरमिन, ठीक है। ऐसा हमारे पास कोई बना बनाया डेटा नहीं है, ठीक है। 135 करोड़ के हम हैं और 1951 में जब हमने सेंसस लेकर इस चीज़ के आंकड़े निकालने की कोशिश किए, ठीक है, देन वी फेस द कॉम्प्लेक्सिटीज आउट देयर, ठीक है। एंड इनट्रेसेबिलिटी, इनट्रेसेबल है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग भाई साहब रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं या प्राइवेट से कर रहे हैं, तो ये अनट्रेसेबल था, ठीक है। सो एक बहुत ही तो हमको जो भी डेटा मिलेगा वो एकदम प्रिसाइज नहीं होगा, वो प्योर नहीं होगा, इसीलिए डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेंसस 1951 लिटरेसी रेट कितनी थी? 17%। 1971 में जब दूसरा सेंसस देखा गया तो लिटरेसी कितनी थी? 34%। 1981 में 43%, 91 में 52%, 2001 में 64%। नाउ व्हाट इज दिस लिटरेसी? ये लिटरेसी मतलब आप ग्रेजुएट हैं या आप 10th पास है, ये नहीं है। लिटरेसी मतलब क्या होता है? हाउ इज द लिटरेसी परसेंटेज डिटरमिन्ड इन अ नेशन? किसी को नहीं मालूम? बहुत बढ़िया भाई साहब। हाउ इज लिटरेसी रेट डिटरमिन्ड पीपल? लिटरेसी होती क्या है? रीड राइट एंड अंडरस्टैंड वन लैंग्वेज। एक कोई भाषा अगर आप जानते हैं, लिखना पढ़ना और समझना, अगर एक भाषा में आपकी माहिरत है, कोई भी भाषा, और आपकी 7 साल की उम्र हो चुकी है, इफ यू हैव अटेन्ड 7 years of age and you know how to read, write and understand one language, then you are considered as literate. ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज की डिग्रीज लाएं, ठीक है, बट इफ़ आफ्टर अटेनिंग 7 years of age you can comfortably read, write and understand one language, then you are considered to be literate. समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि 64% लोग इंडिया में ग्रेजुएट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 64% लोगों ने 10th क्लास किया है वह, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 64% लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन भी पास किया रहेगा, ठीक है। 64% लोगों को कोई एक भाषा पढ़नी, लिखनी और जाननी और समझनी आती है। अभी इसका सेंसस कैसे निकालेंगे? हाउ? क्या हम घर घर जाकर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, ऐसा करेंगे? नहीं। तो कैसे इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? कैसे डिटरमिन करेंगे? हाउ विल वी डिटरमिन दिस? हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमिन? या आप कैसे बोल रहे हैं कि भाई साहब 64% लोगों को, चलो बहुत ही वीक है हमारा लिटरेसी का डेफिनेशन, हाउ आर यू गोइंग टू से दैट 64% लोगों को ये आता रहेगा? Just one है 64% are literate, which means that they would know one language to read, write and understand. How would you determine this? क्या घर घर में जाकर आप रिकॉर्ड लेंगे? इंडिया का पॉपुलेशन कैसे डिटरमिन होता है? कितने लोग हैं? अरे अगर मैं बोल रहा हूं 135 करोड़ के हम हैं, कैसे डिटरमिन होता है? तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आता है स्कूल से, उसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। जब तुम 10th दोगे तो उसमें भी लिखा रहेगा। कहाँ से आता है ये डेट ऑफ बर्थ? हाँ, अपने बारे में तो मालूम रखो भाइयों। अरे भाई साहब, अपने बारे में नहीं मालूम है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कहाँ से आ रहा है? तुम जिस दिन पैदा हुए थे, फिर कैसे आया वो रिकॉर्ड में कैसे चढ़ा? बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, हर इंसान जो पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जन्म का रजिस्ट्रेशन। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो आप भाई साहब स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा आपको।
तो वो हॉस्पिटल में जैसे ही आप पैदा होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही बनता है, और हर इंसान जो मरता है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है। जो भी भाई साहब जो भी शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में जो भी लोग होते हैं वो अंतिम क्रियाक्रम तब तक नहीं करेंगे जब तक भाई साहब डेथ सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं होता है। डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी उनको लगेगी, ठीक है, ओनली देन दे विल अलाउ द पीपल टू परफॉर्म देयर लास्ट राइट्स। तो इससे ही पता चल जाता है कितने लोग हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसी से पता चल जाता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। समझ में आ रहा है? तो क्या ऐसा कोई ऑटोमेटेड टेक्निक से हम बता सकते हैं कितने लोग लिटरेट हैं? लिटरेट एज पर डेफिनेशन, जैसे 7 साल की उम्र हो गई है और कोई एक भाषा उनको लिखनी पढ़नी और समझनी आती है, इसको हम कैसे बताएंगे? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए भाई साहब, कैसे करेंगे इसको? 135 करोड़ लोगों के घर में जाकर खटखटाएंगे और पूछेंगे कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित? कैसे करेंगे इसको? अरे भाई साहब, लोगों का पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है। आधार कार्ड में अगर सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, जो भी तुम्हारी आइडेंटिटी होगी, अगर उसमें अंगूठा है तो इसका मतलब अशिक्षित है। अगर भाई साहब सिग्नेचर रहेगा तो इसका मतलब एक भाषा तुमको आती है ना? तुमने हिंदी में अपना नाम साइन किया रहेगा या इंग्लिश में अपना नाम साइन किया रहेगा, इसका मतलब तुम्हें एक भाषा तो आती है ना। बस वो एक प्रूफ हो गया। उसमें पता चल जाएगा कितने लोगों के थंब इंप्रेशंस हैं और कितने लोगों के सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। सो दैट कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? तो ये एक बहुत ही वीक फिगर है। दिस इज एक्सट्रीमली वीक फॉर अ कंट्री लिटरेसी रेट, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन होता क्या है? प्राइमरी एजुकेशन refers to the schooling given to children to 6 to 14 years of age। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एजुकेशन। इन 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाई साहब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम लॉन्च किया 1988 में। द गवर्नमेंट मेड funds available to help improve the standard of the schools and to fulfill minimum educational needs as given below। तो गवर्नमेंट ने कुछ मतलब हरकत में आया, हालांकि 30 साल लग गए गवर्नमेंट को, ठीक है। 47 से लेकर भाई साहब 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1988 में हमने एजुकेशन के बारे में कुछ सोचना या कुछ क्रिया करना चालू किया। 40 साल लग गए, है ना। ओके, क्या है? द गवर्नमेंट मेड फंड्स अवेलेबल टू हेल्प इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल्स, स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल्स बढ़े एंड टू फुलफिल मिनिमम एजुकेशनल नीड्स। अभी मिनिमम एजुकेशनल नीड्स क्या क्या है? एटलीस्ट 2 प्रॉपर क्लासरूम्स। प्राइमरी एजुकेशन में कम से कम 2 क्लासरूम हो, ठीक है, कम से कम 2 क्लासरूम हो, ठीक है। और क्या है भाई साहब? टॉयलेट्स हो, ठीक है। वन ऑफ द 2 टीचर्स टू बी फीमेल। वाई? बिकॉज फीमेल टीचर्स आर सपोजिटली गुड विथ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। मतलब वो बच्चों को बच्चों की नज़र से ही देखते हैं। मेरे को तो यहाँ पे सब राक्षस लगते हैं, तो क्या करूँ, ठीक है, मैं भी हूँ शायद एक। तो टीचर्स जो होते हैं, फीमेल टीचर्स, दे बेसिकली हैव अ मदरली अफेक्शन फॉर किड्स। तो इसीलिए क्योंकि बच्चे भी मम्मी को छोड़कर आ रहे हैं, तो अगर उनको कोई फीमेल टीचर मिलता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। दाढ़ी मूंछ वाला कोई इंसान मेरी तरह मिल गया तो वो घबरा जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे फीमेल टीचर्स की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है एज पर गवर्नमेंट, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मतलब जेंट्स हैं बट स्टिल दे आर इनटू प्राइमरी एजुकेशन एंड दे आर डूइंग वेल, ठीक है। तो होता है, ठीक है। अब ब्लैक बोर्ड होना चाहिए भाई साहब, एक ब्लैक बोर्ड कम से कम होना चाहिए, दीवार पे तो पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो देयर हैज़ टू बी अ ब्लैक बोर्ड, मैप्स एंड लैब अपैरेटस, ठीक है। मैप्स होने चाहिए, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली दिखा सके चीज़ों को। लैब अपैरेटस होना चाहिए, मतलब विजुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। लैब अपैरेटस, कितने लोग भाई साहब अपने स्कूलों में लैब में जा चुके हैं अभी तक? और लैब में जाके क्या क्या किया? नाचा कूदा, क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट कराया है वहाँ पे? एनी एक्सपेरिमेंट्स? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा, मतलब माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा। और आपने क्या किया लैब में? कुछ एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, सिर्फ देखा। देखो भाई साहब, क्या फ़ायदा है? अगर आप 9th में आ गए हैं, यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर, और अगर आप लैब में जाकर अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है आपने, सो देन देयर इज़ डेफिनेटली अ वेरी सीरियस ड्रॉबैक इन योर एजुकेशन सिस्टम वेर एवर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम, ठीक है। तो आपको लैब में ले जाकर 1-2 एक्सपेरिमेंट तो करवाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको आइडिया होगा व्हाट इज़ अ लैब ऑल अबाउट एंड हाउ आर प्रैक्टिकल्स को रिलेटेड टू योर एक्चुअल स्टडीज़, ठीक है। तो हर क्लास में आपके कुछ प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स होते हैं और उन प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स को स्कूल को बाय डिफ़ॉल्ट कराना पड़ता है, तभी तो जाकर नॉलेज आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1000 बोलता रहा हूँ भाई साहब, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये आपको कैसे समझेगा? Have you seen potassium chloride? Have you seen what happens when it is heated or when it is treated with a base? You have not seen it, but it can easily be performed.
तो इसीलिए विजुअल से लोग या स्टूडेंट्स ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, विजुअल से ज़्यादा जो जल्दी कनेक्ट होंगे, ठीक है, ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होंगे। सो मैप्स एंड लैब अपैरेटस, तो ये सब गवर्नमेंट ने भाई साहब फिक्स किया। स्मॉल लाइब्रेरी है क्या भाई साहब स्कूल में? है लाइब्रेरी है? कभी गए हैं वहाँ पे, कोई बुक्स लिया है? नहीं, यू शुड बी। हमारे जीवन में भाई साहब लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। मेरे पास तुम्हारे एज में 5 लाइब्रेरी कार्ड्स थे, अलग अलग मेरे लोकेलिटी में जितने भी लाइब्रेरी थे वहाँ से मेरे को 5, मैंने ऐसे किसी का जुगाड़ लगा के, ऐसे जुगाड़ लगा के, तो हमारे पास ये क्या कहते हैं, इंटरनेट नहीं था। सो एनी रेफरेंस बुक हमारे स्टडीज़ के लिए हमको लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, सब बच्चों का यही था। 3-4 लाइब्रेरी मेंबरशिप्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। हम वहाँ पे जाते थे, बाकायदा 7 दिनों के लिए एक बुक लेते थे, उसको फिनिश करते थे, फिर वापस फिर दूसरा, ऐसा चलता रहता था हमारा, ठीक है। सो लाइब्रेरीज जो हैं वो बुक हाउसेज हैं। नॉट एवरीबडी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ प्रोक्योरिंग ऑल द बुक्स एट द सेम टाइम। बस अब कितना खर्चा करेंगे हम कर करके, ठीक है। बुक्स बहुत महंगी आती हैं, स्पेशली रेफरेंस बुक्स बहुत महंगी आती हैं। तो लाइब्रेरीज जो होती हैं वो स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं टू अवेल बुक्स एट अ मच लोअर प्राइस, ठीक है, एट अ मच लोअर प्राइस, सो दैट दे कैन गो अहेड एंड गेट दैट, ठीक है। तो ये सब आपके स्कूल में होने चाहिए, ये सब आपके भाई साहब स्कूल में होने चाहिए। अ प्ले ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये सुना रहेगा आपने। तो थोड़ा बहुत आपका एक प्ले ग्राउंड का प्रोविजन भी होना चाहिए। मैं से बहुत सारे स्कूलों को जानता हूँ जहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है। ये ऊपर का एक स्कूल है भाई साहब, धाम धूम होता रहता है इनका, देयर इज नो प्ले ग्राउंड आउट देयर, ठीक है। तो फिर भी चल रहा है भाई साहब, जिस दिन गवर्नमेंट शिकंजा कसेगा उस दिन भाई साहब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन के साथ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए ताकि आपका एक बच्चे का स्कूल लाइफ में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, एक बच्चे का स्कूल लाइफ में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन इन 1994 दिस स्कीम वाज एक्सपेंडेड एंड फॉलोइंग प्रोविजंस वर मेड। तो अभी 88 में पहली बार तो हमको, अरे हाँ यार एजुकेशन के बारे में कुछ करना चाहिए, 40 साल हो गए हमको आज़ादी के लिए, ठीक है, हमने एजुकेशन के बारे में कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है, चलो करते हैं, ठीक है। फिर 1994 में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स आए। 1 एडिशनल क्लासरूम, कितने का चल रहा था अभी? 2 क्लासरूम चल रहा था, तो तीसरा क्लासरूम, ठीक है, ओके। तो भाई साहब रयात तो है, इतना बड़ा सा भाई साहब पैलेस है ना। तो जितने भी आज की तारीख में बड़े बड़े स्कूल आपको दिखेंगे, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स, यू विल सी अ ह्यूज, मतलब बहुत सारे रूम्स हैं, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन हो रही है, ठीक है, दैट्स अ कंसर्न, ठीक है। सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्कूल आज मेरे को अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं, बहुत सारे रूम्स होंगे, बहुत सारे क्लासरूम्स होंगे, बट व्हाट मैटर्स इज वेदर क्वालिटी एजुकेशन इज गेटिंग प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे पूछा भाई साहब, लैब हमने देखा है लेकिन कभी जाकर लैब में कुछ किया नहीं है, लाइब्रेरी है लेकिन हमने कभी बुक अवेल किया नहीं है। दीज आर, मतलब फैसिलिटीज़ होने के बाद भी अगर आप तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच रही हैं या आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, देन देयर इज़ अ बिग मिसमैच, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड्स का होना तो आज की तारीख में बहुत कॉमन हो गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ 1 मोर टीचर इन स्कूल्स, अभी तक कितना चल रहा था भाई साहब? 2, ठीक है, 1988 तक, तो अभी 3, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ 1 मोर टीचर विद एन एनरोलमेंट ऑफ मोर देन 100 स्टूडेंट्स, तो कम से कम 100 स्टूडेंट्स का भाई साहब एक बैच होना चाहिए, ठीक है, विद एन एनरोलमेंट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। प्रायोरिटी टू गर्ल्स स्कूल्स विद अ मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड स्कूल्स इन रूरल एरियाज। तो ग्रामीण जगहों में तो एजुकेशन का बिल्कुल भी टचअप नहीं था। जो लोग शहर में रहते हैं वो बट ऑब्वियस स्कूल में एडमिशन लेंगे, उनके बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे। शहर में भाई साहब बाजू वाला स्कूल जा रहा है, तुम भी भाई साहब अपने बच्चे को भेजोगे, है ना। गांव में वो भी नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊं, ठीक है, चलो खेती बाड़ी करते हैं भाई साहब, मस्त रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जैसे आप दिखते हैं, शहर में स्कूल का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए स्कूल गोइंग किड्स आर मोर, whereas in village areas the school going kids are less, hence it was made a provision to get more students in schools from rural areas, ठीक है, and of backward caste, ठीक है, जो हमारे समाज में backward caste जिनको माना जाता था, scheduled caste and scheduled tribe, इनके स्टूडेंट्स ज़्यादा आने चाहिए। to appoint female teachers to 50% of the post in schools, तो कम से कम 50% जितने भी टीचर्स रिक्वायरमेंट हो गया, अगर 20 टीचर की रिक्वायरमेंट है तो कम से कम 10 उसमें से फीमेल टीचर्स होने चाहिए। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP दैट वाज फ्रेम्ड इन 1994, ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन? व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन? एनीथिंग? मतलब देखो, प्राइमरी एजुकेशन जो है, एक प्राइमरी एजुकेटेड चाइल्ड को जितना जानना चाहिए
एट इंडिया लेवल एज वेल एज एट द एंटायर वर्ल्ड लेवल उसको जानना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में वैसा किसी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ए बी तक ही सिखाया गया है और किसी स्कूल में वैसा फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को वर्ड्स तक सिखा दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बस अब उस स्कूल के बच्चों को वर्ड्स तक सिखा दिया, सेंटेंसेस तक सिखा दिया, हमको अभी ABC सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है। जैसे मैं अगर बोलूँ 10th में चाहे आप रयात में पढ़ रहे हो, चाहे भाई साहब KPC में पढ़ रहे हो, चाहे भाई साहब सेंट जोसेफ में पढ़ रहे हो, चाहे भाई साहब कार्मेल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको बोर्ड एग्जाम में तो एक ही पेपर आने वाला है ना भाई, ठीक है। कैसे भी पढ़ाया गया हो, सब के सब बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चंस को फेस करेंगे। आर वी ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। मतलब आप स्कूल वाले ने कैसी तैयारी की होगी स्कूल वालों पे है, लेकिन यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स दैट everybody is expected to have the same knowledge base before they appear for their boards। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो यही यूनिवर्सलाइजेशन है। मतलब इतना तो किसी भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को जानना ही चाहिए, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को इतना सिलेबस तो होना ही चाहिए, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को इतना तो कवर अप होना ही चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। क्लियर है, ओके। इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान एनविसेज 100% अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल्स अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट। तो इस प्लान का मकसद क्या था कि हमारे इंडिया में बहुत सारा स्टूडेंट ड्रॉप आउट होता है। स्टूडेंट ड्रॉप आउट होता है मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, समझ लो 7 तक आ गए, 8 तक आ गए, अभी फैमिली में प्रेशर बढ़ने लगा, अरे भाई तू इतना बड़ा हो गया, घर का कोई कामकाज ही नहीं करता है, चल कल खेती बाड़ी में हाथ बटा, ठीक है, या बिजनेस में हाथ बटा। और फिर वो बेचारा कभी हाथ बटा रहा है, थोड़ा सा पढ़ रहा है, फेल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो वो गिव अप कर देता है। देन दैट स्टूडेंट विल ड्रॉप आउट एंड जॉइन द फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इस ड्रॉप आउट्स को अरेस्ट करने के लिए प्लान एनविसेज्ड 100% अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल्स। तो इस प्लान का मकसद क्या था कि भाई साहब प्राइमरी स्कूल्स में 100% अटेंडेंस हो, 100% अटेंडेंस, ठीक है। हाँ, कोई बीमार है तो किसी वजह से होगा शायद तो एब्सेंट है, लेकिन अगर भाई साहब है तो है, मतलब इतने लोग तो आने ही चाहिए, इतने लोग एग्जाम में अपीयर होकर दूसरे क्लास में जाने ही चाहिए, ठीक है। अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट, अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट मतलब स्टॉपिंग, ठीक है, द एंटायर आइडिया ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप आउट, स्टूडेंट ड्रॉप आउट को मिनिमाइज करने का प्रोसेस। एंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को एजुकेट करना, एंड फिजिकली हैंडीकैप, तो फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए भी एजुकेशन का प्रोविजन रखा गया है, ठीक है, ओके। सो दीज आर थिंग्स विच आर केप्ट ऑन adding to the main education curriculum. Included programs such as research on and evaluation of primary education। तो रिसर्च करेंगे, मतलब रिसर्च से साइकोलॉजिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट से हम देखेंगे कि भाई साहब एक स्टूडेंट का कितना लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। उसको भाई साहब 10वीं क्लास में बोर्ड देना है, उसके पहले उसका कितना कवर अप होना चाहिए और कितनी बार वही चीज़ें रिपीट होंगी, और रिपीट होने के बाद एकदम स्ट्रॉन्ग नॉलेज बनकर तैयार होंगी, ठीक है। सो इवैल्यूएशन मतलब जो टेस्ट कंडक्ट होंगे राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टू 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, इवन हायर स्टडीज, तो उनका भाई साहब क्या इवैल्यूएशन पैटर्न होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन पीपल, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, एनीवन ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, जिस एजुकेशन से आपके स्किल सेट्स इंप्रूव हों, ठीक है। जैसे आपने भाई साहब 12th तक भाई साहब टॉप किया एकदम, ठीक है, कॉलेज में, लेकिन आपको अभी तक कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको मालूम नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, या एक्सेल क्या होता है, या पावर पॉइंट क्या होता है, PDF क्या होता है, ये सब मालूम नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन आपने 12th तक टॉप किया है, तो क्या आप कल फंसेंगे, राइट। व्हेन यू लैंड अप इन जॉब्स, व्हेन यू लैंड अप फॉर जॉब इंटरव्यूज, कहीं पे भी काम करने जाएंगे तो भाई साहब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, फंसेंगे भाई साहब। तो ये आपका ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, जहाँ पे आपके स्किल सेट्स डेवलप हो, ठीक है। कल को भाई साहब 10 लोगों को अगर आपको कन्विंस करना है किसी जॉब में, ठीक है, कि हाँ भाई साहब हमारा प्रोडक्ट ले लो, आर यू एबल टू टॉक टू देम, भाई साहब बातें भी कर सकते हो या सिर्फ भाई साहब एकेडमिक्स ही संभाला अभी तक। तो दीज आर पर्सनैलिटी स्किल्स विच शुड डेवलप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। क्रिएटिंग सोसाइटियल अवेयरनेस, और सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना, तो आपके बहुत सारे और भी कार्यक्रम जुड़ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को सेक्सुअल एजुकेशन पे शिक्षा दी जाती है कि अगर आपको कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो तो हाउ वुड यू रेज योर वॉइस, ठीक है, आप कैसे उस चीज़ का प्रतिवाद करेंगे। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो व्हाट आर द चैनल्स थ्रू विच यू विल बी एस्केलेटिंग द इशू,
ठीक है। ये सारी चीज़ें, सोसाइटियल अवेयरनेस, भाई साहब कितना आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, कितने आप एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस हैं और क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। मिड डे मील स्कीम was started in 1995 to provide proper nourishment for students। तो देखो क्या होता था गांव खेड़े में, जो किसान है उसके 4 बच्चे 5 बच्चे जो भी हैं, अभी वो बोल रहा है कि अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ, अगर इन बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ तो ये खेत पे काम तो नहीं करने वाले, अगर खेत पे काम नहीं करने वाले तो इनको खिलाएगा कौन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब हम खिलाते हैं, तुम भेजो तो सही। तो आंगनवाड़ी के स्कूल्स में या गांव खेड़े के स्कूल्स में आपका मिड डे मील का स्कीम है, wherein proper nutritious food is supposed to be given to students। तो 2 चीज़ें सॉल्व होती हैं इससे, एक तो एक टाइम का जो खाना मिल रहा है इसका टेंशन किसान को नहीं लेना पड़ेगा या गरीब परिवारों को नहीं लेना पड़ेगा, और दूसरा उनको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा। हो सकता है गरीब परिवारों में या बहुत मतलब वीक फार्मर्स में अच्छा खाना अवेलेबल ना हो, और अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, तो न्यूट्रिशियस फूड को प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है। मिड डे मील स्कीम वाज started in 1995 to provide proper nourishment for students। Tarabai Modak, she began work in the field of education in Bordi and Kosbar। She started आंगनवाड़ीज for आदिवासी चिल्ड्रन। आज की तारीख में भी गांव खेड़े में आपको आंगनवाड़ी के स्कूल मिल जाएंगे, ठीक है। अभी भी है आंगनवाड़ी स्कूल, है गांव में है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं, ठीक है, वही मतलब मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन इनको दिया जाता है। She worked hard to bring in the learning by doing method, ठीक है, टू स्टार्ट कुरान शालास, दैट इज मिडो स्कूल्स, एंड टू स्प्रेड वोकेशनल ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन। तो इनका वैसा मकसद क्या था कि इनको टेक्निकल एजुकेशन भी दिया जाए, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन मतलब एजुकेशन के साथ साथ कोई हाथ का काम भी सिखाया जाए, जैसे समझ लो सिलाई मशीन हो गया, ठीक है, कुकिंग हो गया, देन लेट्स से कंप्यूटर्स हो गए। तो दीज आर बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ओके, सो शी स्टार्टेड आंगनवाड़ीज फॉर आदिवासी चिल्ड्रन। शी वर्कड हार्ड टू ब्रिंग द लर्निंग बाय डूइंग मेथड टू स्टार्ट कर्मशालास एंड टू स्प्रेड वोकेशनल ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। अनुताई वाग established an institution and कोसाबाद for the progress of आदिवासीज in Thane district। It is known as कोसाबाद project, ठीक है। She started crèches, ठीक है, nurseries, primary schools, adult education class, बाल सेविका ट्रेडिंग स्कूल्स एक्सेट्रा फॉर द एजुकेशन ऑफ आदिवासीज। तो आदिवासी जो लोग ट्राइब्स में बिलोंग करते थे उनके डेवलपमेंट के लिए ये हुआ, ठीक है। देखिए शहरों में स्कूल खोलना और स्टूडेंट्स को जुगाड़ करना बड़ा आसान है, ठीक है। आप कोई भी स्कूल खोलेंगे तो लोग वहाँ पे आएंगे ही, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू एडुकेट देयर चाइल्ड। लेकिन गांव खेड़ों में या ट्राइबल एरियाज में अगर आप स्कूल खोलेंगे भी तो कोई नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्कूल का कल्चर नहीं है। तो इसीलिए अगर इफ यू हैव टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर रीचिंग द स्कूल और द इंस्टीट्यूट, देन यू हैव टू डू अ वेरी हार्डकोर ग्राउंड लेवल वर्क। ग्राउंड लेवल वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए सोशल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो जाकर भाई साहब लोगों को कन्विंस करे कि आप आइए पढ़ाने एंड सो पढ़ने, ठीक है। सो इस ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन होता है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951 revealed that the literacy level in India was 50%, 17%, 12%, ठीक है। So it was basically how much? 17%. Dash refers to the schooling given to children in the 6 to 14 years age group, primary education, ठीक है। Okay. In 1988, the central government started Operation Dash for the spread of primary education and to improve educational standards, ठीक है। So this will be basically blackboard. The Dash scheme was started in 1995 to provide proper nourishment for students, midday meal, ठीक है। Write short notes on district primary education program. In the year 1994, the district primary education program was started with the objective of universalization of primary education, ठीक है। Primary education का भाई साहब universalization हो, ठीक है। It was implemented in 7 states including Maharashtra. The plan envisaged 100% attendance in primary schools, arresting student dropout, education for girls and for physically handicapped, ठीक है।
सो इसमें भाई साहब ये सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। 100% अटेंडेंस हो प्राइमरी स्कूल्स में, इसका उद्देश्य लिया गया। अरेस्टिंग स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल में पढ़ाई करते करते स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट ना हो, ठीक है। एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। एंड द फिजिकली हैंडीकैप, इट इंक्लूडेड प्रोग्राम सच एज रिसर्च ऑन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, क्रिएटिंग सोसाइटल अवेयरनेस, ये सारी चीजें थी, ठीक है। Which programs were included in the Operation Blackboard scheme? The primary education curriculum 1988 was prepared based on the plan of action designed at national level for the effective implementation of the National Policy of Education 1986. The Operation Blackboard was a scheme started by the central government in 1988 for the spread of primary education and to improve educational standards. As per this scheme, the government made funds available to help improve the standard of schools and to fulfill minimum educational needs. The minimum needs for a school as mentioned by this scheme included one of the 2 teachers to be female, at least 2 proper classrooms and toilets, a blackboard, maps, lab apparatus, a small library, a playground, sports equipment, etc. ये सारी चीजें थी भाई साहब, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, सेकेंडरी एजुकेशन। अभी हम आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन पे, जिस लेवल पे आप हैं, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद डिसाइडेड टू सेट अप द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी बोलते हैं, जो आज की तारीख में क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी हो गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द field of education. This commission recommended the appointment of a separate commission for secondary education. Accordingly, तो सेकेंडरी एजुकेशन मतलब आपके लेवल की एजुकेशन है। एक होती है प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के लिए, उसके बाद आता है भाई साहब आपका सेकेंडरी एजुकेशन। तो 1952-53 में मुदालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड, ठीक है। एट दैट टाइम पैटर्न ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 11 + 4 ईयर्स फॉर फर्स्ट डिग्री एंड 11 + 1 + 3 ईयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? 11 मतलब आपका 11वीं तक, प्लस 11वीं में बोर्ड होता था, प्लस 4 ईयर्स ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है। 15 साल की एजुकेशन आपको कंप्लीट करनी है। 15 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ये यूनिवर्सल है, ये सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे आपके पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है 15 ईयर, ठीक है। तो 15 साल को कैसे डिवाइड किया गया था भाई साहब? 11 ईयर्स में आपका एक बोर्ड होगा प्लस 4 ईयर्स, ठीक है, हायर एजुकेशन फर्स्ट डिग्री, और 11 + 1 + 3 ईयर्स, 11 प्लस एक और 1 बोर्ड, और फिर 3 साल और, ठीक है। तो दैट वाज द, अभी क्या चल रहा है स्कीम? 10 + 2 + 3, ठीक है। 10 तक आप देंगे +2 + 3, मतलब 10th के बाद आप चॉइस चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स की, उसके बाद और 3 साल। तो ये आपका एजुकेशन सिस्टम है अभी, ठीक है। द वर्क ऑफ द कमीशन, कमीशन स्टडीड सेकेंडरी एजुकेशन, द नेचर ऑफ करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो कमीशन ने क्या क्या किया भाई साहब? नेचर ऑफ द करिकुलम, क्या है करिकुलम, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस। कमीशन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब हायर सेकेंडरी एजुकेशन को प्रपोज किया। कोठारी कमीशन, तो कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय डीएस। देखो जब भी मतलब गवर्नमेंट को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं किसी फील्ड में, सो दे वुड नीड अ रिपोर्ट फर्स्ट। एक कमीशन बनाई जाती है और वो कमीशन वैसा एक पूरे चीज को स्टडी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। द कमीशन बेसिकली स्टडीज द एंटायर थिंग एंड सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस होते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करती है कैसे प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाए। सो द कोठारी कमीशन इन 1964 a commission was appointed under the chairmanship of D.S. Kothari. Dr. J.P. Nayak made valuable contributions to the work of this commission. ठीक है, बहुत valuable contributions दिया उन्होंने। Recommendations of the commission: 10 + 2 + 3 pattern for secondary, higher secondary and university education, which was system implemented from 1972. Uniform national system of education, the inclusion of the mother tongue का inclusion, Hindi and English in education, as well as continuing education, adult education, education by correspondence and open universities. तो यहाँ पे हम देखते हैं यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो पूरा जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो यूनिफॉर्म है। मतलब कैसा है, आप कर्नाटका बोर्ड से हैं तो आपने कुछ और पढ़ा रहेगा, आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो आपने कुछ और पढ़ा रहेगा, आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो आपने कुछ और पढ़ा रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म नेशनल एजुकेशन है,
हाँ कुछ चैप्टर्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू आर सपोज टू पोजेस, ठीक है, बीइंग अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और बीइंग अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और बीइंग अ 10+2+3, दैट्स गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी द सेम। तो 10+2+3 पैटर्न, 10th में आप पहला बोर्ड देते हैं, 12th में आप दूसरा बोर्ड देते हैं, और उसके बाद 3 साल का आपका एजुकेशन होता है डिग्री का, ठीक है। तो आपका 10+2 सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 10 तक है आपका सेकेंडरी, 10+2 मतलब हायर सेकेंडरी, एंड 10+2+3 मतलब यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है। तो डिग्री एजुकेशन हो जाता है। 10 तक होता है आपका सेकेंडरी, आपका देखो एसएससी बोलते हैं ना, ठीक है, फिर होता है हायर सेकेंडरी, एचएससी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। Was implemented in 1972. Uniform National System of Education. The inclusion of mother tongue. Inclusion of mother tongue मतलब क्योंकि हमारे देश का विभाजन एज पर मदर टंग हुआ है, देश का विभाजन मतलब स्टेट्स का क्रिएट होना, लिंग्विस्टिक है, ठीक है। तो इसीलिए इंक्लूजन ऑफ मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश इन एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ मदर टंग मतलब मराठी, हिंदी और इंग्लिश एज लैंग्वेजेस विल बी बेसिकली इंक्लूडेड, ठीक है। एज वेल एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एज वेल एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ऑब्वियसली बहुत सारा ऐसा क्राउड है, तो क्या उनके जीवन में कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एडल्ट एजुकेशन का स्कीम्स निकाला गया, ऐसे गांव खेड़ों में भाई साहब एडल्ट एजुकेशन के स्कूल्स खोले गए, जहां पे एडल्ट्स पूरे दिन के काम के बाद 1-2 घंटा बैठकर अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। आपके बोर्ड्स देने में या आपके एजुकेशन डिग्री को परस्यू करने में बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कुछ कारणवश, ठीक है, फैमिली प्रेशर की वजह से हो या कुछ कारणवश अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। शायद वो चाहते हैं लेकिन फैमिली में प्रेशर बढ़ गया, कमाने का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, लोग का मतलब खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसीलिए काम पे लग गए हैं वो, ठीक है, एजुकेशन बिना कंप्लीट किए। तो क्या वो कभी भी अपना एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाएंगे? येस दे कैन। तो इसीलिए आती हैं आपके भाई साहब ओपन यूनिवर्सिटीज़, जैसे आपका यशवंतराव चौहान एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। मतलब एट एनी गिवन एज यू कैन परस्यू एजुकेशन फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स, इन इंस्टीट्यूट से आप एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। आपको अगर कॉलेज जाने का टाइम नहीं है, ठीक है, या समझ लीजिए कॉलेज आपके शहर में नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? एजुकेशन बाई कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। बाई कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपके घर में स्टडी मटेरियल आएगा, आप उस स्टडी मटेरियल को पढ़ के या कहीं प्राइवेट कोचिंग क्लास से उसको पढ़ के फिर एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ द प्रोसेस इज, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। सो एडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ओपन यूनिवर्सिटीज। It increased the provision in the government's budget for expenditure on education of neglected sections like the scheduled caste and the scheduled tribes, ठीक है। तो it increased the provision of the government's budget, गवर्नमेंट के बजट में प्रोविजंस बढ़ गए, ठीक है, ऑन एजुकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड सेक्शंस। जो भी नेग्लेक्टेड सेक्शंस थे लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए वैसा प्रोविजंस बढ़ गए, ठीक है, ओके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट adopted the 10+2+3 pattern in 1972 and conducted the first 10th बोर्ड एग्जाम्स इन 1975, ठीक है। तो पहला 10th बोर्ड का एग्जाम कभी हुआ था? 1975 में। महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है और ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में यही 10+2+3 पैटर्न ही है, ठीक है। सो ऑल द स्टेट्स आर फॉलोइंग अ 10+2+3। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक से एजुकेशन को लेना, ठीक है। फिर क्या है भाई साहब? सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन मतलब समझो, अभी मैं समझो बॉम्बे में मैं कोई कंपनी खोल रखी है मैंने, ठीक है। अभी उसमें मैं एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहा हूँ, ठीक है। कोई कर्नाटका का कैंडिडेट आया है, उसको भाई साहब वो भले ही ग्रेजुएट है लेकिन उसको वो चीज़ें मालूम नहीं है जो एक ग्रेजुएट को मालूम होनी चाहिए, तो विल आई हायर हिम? नो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब अगर इंडिया में सिर्फ स्टेट बेस्ड एजुकेशन हो तो स्टेट के लोग ही स्टेट में एम्प्लॉय हो सकते हैं, बाहर के स्टेट का नहीं आ सकता। तो इसीलिए पूरे देश भर में एक यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोग्राम चले, ठीक है, 10th, 11th और 12th का, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दिस बेसिकली सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन पूरे देश को इंटीग्रेट करता है, ये पूरे देश को जोड़ता है। मतलब आप अगर एक ग्रेजुएट हैं तो आपको ग्रेजुएट मुंबई महाराष्ट्र में भी माना जाएगा, आपको एक ग्रेजुएट कर्नाटका में भी माना जाएगा, तमिलनाडु में भी माना जाएगा, पूरे देश भर में आपको एक ग्रेजुएट माना जाएगा। इनफैक्ट देश के बाहर भी आपको एक ग्रेजुएट ही माना जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन। तो इसको हम सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नर्चर ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। भाई साहब लोग अगर एडुकेटेड होंगे
तो वो मॉरल वैल्यूज़ होंगी उनकी, ठीक है, सोशल वैल्यूज़ होंगी, कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे ऐसे रहना है कि दूसरे का नुकसान ना करें, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एज वेल, ठीक है। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मतलब क्या हो जाएंगी भाई साहब, व्हाट आर स्पिरिचुअल वैल्यूज़? जस्ट वन मोमेंट। इन वैल्यूज़ को डिस्कस करना या इन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, ठीक है। सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ठीक है। सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को भाई साहब स्ट्रेंथन करना, ठीक है, सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, तो एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी भाई साहब इंक्रीज करना, तो ये रिकमेंडेशन थे, ठीक है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन मिनिस्टर डैश decided to bring about fundamental changes in the education field. Who was it? Maulana Abdul Kalam Azad, ठीक है। The Maharashtra government first conducted examinations based on 10+2+3 pattern in 1975, ठीक है। ओके, राइट, शॉर्ट नोट्स ऑन कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन अपॉइंटेड कहाँ है भाई साहब? 1964 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये सारे आपके की वर्ड्स हैं जो होने चाहिए, ठीक है। ये कमीशन कब अपॉइंट हुई? 1964 में under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari and Dr. J.P. Nayak, made valuable contributions to the work of the commission. The commission recommended कौन सा पैटर्न भाई साहब? 10+2+3 पैटर्न for secondary, higher secondary and university education, which was implemented from 1972. The commission also suggested a uniform national system of education, the inclusion of mother tongue, Hindi and English in education. It recommended continuing education as well as adult education, education by correspondence and open universities so as to make education available even to the lowest strata of the society. It also recommended increased provision in the government's budget for expenditure on education of neglected sections. जो neglected sections थे, जो tribal class के लोग हैं या scheduled class के लोग हैं, वो भी इस education stream में include हो। The Kothari Commission set forth the following objectives: modernization, securing and strengthening of democracy, social and national integration, nurture of social, moral and spiritual values, and education and productivity, ठीक है। हायर एजुकेशन, भाई साहब हायर एजुकेशन क्या होती है? हायर एजुकेशन उसी को प्रोवाइड किया जाता है या कर सकते हैं जिसने अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट किया हो, ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हो। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो हायर एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। In 1948, the central government appointed the University Education Commission under the chairmanship of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Its functions included financial grants, the standard of the universities and their coordination. So method of functioning क्या हो जाएगी भाई साहब? The commission accepted the 5-year plans method. तो 5 साल वाले जो plans है उसको accept किया गया, ठीक है। It began to sanction and disburse grants to the universities. तो ये भाई साहब यूनिवर्सिटीज़ को सैंक्शन करने लगी एंड डिस्बर्स ग्रांट्स। द कमीशन प्लान्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिलेबस, गिविंग प्राइमेसी टू नेशनल नीड्स थ्रू एजुकेशन। प्राइमेसी टू नेशनल नीड्स मतलब हमारे नेशन की नीड्स क्या है, हम एजुकेशन कुछ भी प्रोवाइड करें, लेकिन व्हाट डज द नेशन नीड? डज इट नीड मोर डॉक्टर्स? डज इट नीड मोर इंजीनियर्स? ठीक है, व्हाट डज द नेशन एक्चुअली नीड, ठीक है। And the planning and implementation of various schemes for higher education, ठीक है। It has done valuable work in establishing university development councils. यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए भाई साहब काउंसिल्स सेटअप होते हैं, इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सेंटर्स फॉर एडवांस स्टडीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कब होती है? 10+2+3 के बाद आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर 15 years ऑफ एजुकेशन, द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इज मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन चालू होता है। Establishing new universities, ठीक है। After the advent of television in India, it initiated the country-wide classroom program, which is telecast by Doordarshan on behalf of the commission. तो भाई साहब, advent of television in India, it initiated the country-wide classroom. तो country-wide classroom हुआ, which is telecast by Doordarshan. तो ये आपका दूरदर्शन मतलब टीवी में पहले एक ही चैनल होता था, आज की तारीख में 50 चैनल्स हैं, ठीक है। 50 या भाई साहब पता नहीं कितने अनगिनत चैनल्स है, अभी तो OTT का प्लेटफॉर्म भी है। तो पहले जो हमारा टीवी होता था तो उसमें एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। और उस दूरदर्शन में जैसे आपने ऑनलाइन एजुकेशन देखा यूट्यूब वगैरह में, वैसे ही टीचर्स पढ़ाया करते थे और वो चीज़ भाई साहब रिले होती थी डायरेक्टली सबके लिए, ठीक है। सो आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके ऊपर ही टीचर्स डे मनाया जाता है। इनका 5 सितंबर भाई साहब इनका बर्थडे था
और उन्होंने बोला था कि भाई क्योंकि ही वॉज प्रेजिडेंट एंड ही सेड दैट लेट्स सेलिब्रेट दिस डे एज टीचर्स डे. After the advent of the television in India, it initiated the country-wide classroom program, which is telecast by the Doordarshan on behalf of the Commission. National Council for Educational Research and Training, NCRT जिसको बोलते हैं, CBSE का सिलेबस प्राइमरली NCRT पे होता है, ठीक है. तो सिर्फ CBSE का ही सिलेबस नहीं, बाकी सारे जितने भी सिलेबसेस होते हैं, सारे स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस, दे शुड बी इक्वलेंट टू NCRT. NCRT के साथ ही चलते हैं, NCRT के पैरेलल ही चलते हैं. मतलब NCRT ने कुछ एक्सपेक्टेशन सेटअप किए. बाय फर्स्ट स्टैंडर्ड द स्टूडेंट शुड बी नोइंग दीज मेनी थिंग्स, बाय सेकंड स्टैंडर्ड द स्टूडेंट शुड बी नोइंग दिस मेनी थिंग्स. तो स्टूडेंट तो पर्सनल है भाई साहब, लेकिन पढ़ाई के करिकुलम में कोई सा भी बोर्ड हो उसको NCRT फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. NCRT अपना जो SCRT का करिकुलम है वो NCRT पे ही बेस्ड है. आपका जो SCRT मतलब स्टेट लेवल पे जो आपका एजुकेशनल करिकुलम है वो NCRT का ही एक पार्ट है. Established in Delhi on the 1st of September 1961, helps the central government in matters of school education in the context of a comprehensive policy and in implementing educational schemes. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हेल्प करता है to implement educational schemes. Was given the responsibility of educational research and development, training, extension, educational programs, restructuring of school curriculum and textbooks. ये सारी चीज़ों का भाई साहब यहाँ पे होता है. डिजाइंस स्कूल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स विद द कोऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में भाई साहब NCRT का ही पूरा चलता है, ठीक है. ओके, CBSE जिसको बोलते हैं, प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग वर्कबुक्स एंड हैंडबुक्स फॉर टीचर्स, इन टीचर ट्रेनिंग, in developing teaching learning techniques and conducting talent research examinations at national level. ये सारी चीजें होती हैं भाई साहब, ठीक है. जस्ट वन मिनट. ओके, सो यहाँ पे भाई साहब नेशनल तो NCRT होती है. NCRT बेसिकली करिकुलम को डिज़ाइन करती है, पूरे स्टडी के करिकुलम को NCRT डिज़ाइन करती है. और इस NCRT को CBSE भी फॉलो करता है और इस NCRT को बेसिकली दूसरे बोर्ड्स भी फॉलो करते हैं. SCRT का जो करिकुलम होता है वो NCRT बेस्ड ही होता है, ठीक है, वो NCRT बेस्ड ही होता है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है ऐसा बस. महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम MSCRT भी बोलते हैं या SCRT भी बोलते हैं. सारे स्टेट्स का एक SCRT होगा, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT होती है. और ये महाराष्ट्र, ठीक है. सो ये भी मतलब ये एज पर NCRT ही काम करेगा. NCRT कुछ और सिलेबस चला रहा है और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कुछ और सिलेबस चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता. 19-20 हो सकता है, लेकिन जो NCRT में है वो भाई साहब SCRT में कवर होना ही चाहिए, ठीक है. Established in Pune 1984, functions क्या क्या है? Improving the standard of primary education, in service training of teachers as well as training in the areas of syllabus and evaluation, vocational guidance for students after standard 10th and 12th exams and other educational functions. This institute is known as the academic authority. It brings out a periodical called जीवन शिक्षण, ठीक है, इसको भी सब जीवन शिक्षण बोला जाता है, ठीक है. महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च, जिसको हम बाल भारती बोलते हैं. अरे यार, ओके, प्रिपेयर्स टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 1st to 12th स्टैंडर्ड्स, ठीक है. टेक्स्ट बुक्स आर मेड इन 8 लैंग्वेजेस. 8 लैंग्वेज में भाई साहब आपका टेक्स्ट बुक्स होता है, ठीक है. किशोर, अ मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन, इज ऑल्सो पब्लिश्ड, ठीक है. तो ये आप अगर देखोगे महाराष्ट्र के ई बुक लाइब्रेरी में आप लोग सब गए हैं, राइट, तो उसमें अगर आप देखोगे सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है. सो एस्टैब्लिश्ड इन पुणे ऑन द 27th of January 1967, prepares text books for school children 1st to 12th standards. टेक्स्ट बुक्स आर मेड इन 8 लैंग्वेजेस. 8 लैंग्वेजों में होता है भाई साहब टेक्स्ट बुक्स, ठीक है. किशोर, अ मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन, इज ऑल्सो पब्लिश्ड. एक मंथली मैगजीन भी पब्लिश होता है. National Policy of Education 1986, certain changes of a fundamental nature were brought about in primary, secondary and higher secondary education in keeping with the changing needs of the society, ठीक है. तो बहुत सारे भाई साहब certain changes of a fundamental nature were brought about in primary, secondary and higher education, ठीक है, in keeping with the changing needs of the society, ठीक है. A common core curriculum was framed for all states. तो सारे स्टेट्स में कॉमन कोर करिकुलम होगा, थोड़ी बहुत चैप्टर्स इधर उधर होंगे, है ना.
समझ लो कभी कभी ऐसा होता है कि जो 9th का चैप्टर है वो आपके 10th में है और 10th का चैप्टर आपके 9th में है, तो हो सकता है सीबीएसई का कोई चैप्टर 10th में और जो 9th में पढ़ाया जा रहा हो आपके स्टेट बोर्ड में, या वैसा वर्सा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट कॉमन करिकुलम है, ठीक है, फॉर ऑल स्टेट्स। दिस इज स्कोप इन नेशनल करिकुलम फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स टू ब्रिंग इन फ्लेक्सिबिलिटी in accordance with their cultural, geographical and historical needs. The primary education curriculum 1988 was prepared on the basis of plan of action designed at the national level for the effective implementation of this policy. ठीक है। Use of a satellite in 1975, India met with success in its attempt to use a satellite for the purpose of education. एकनाथ चिटनिस, a scientist with ISRO, played a very important role in it. ठीक है, इन्होंने बहुत एक important role play किया है। Satellite instructional television experiment, that is SITE, was undertaken for educational purposes under the leadership of Space Applications Center at Ahmedabad. America has helped India in this program. The program helped to make provisions for a good standard of education in rural areas. ठीक है, तो ये सारा भाई साहब आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भाई साहब एक ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे आप बुढ़े भी हो जाएं तो भी आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इट्स बेसिकली एन ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? ओपन यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है? मतलब आप अगर समझ लो आपकी पढ़ाई छूट गई रहेगी किसी भी रीजन से, फैमिली प्रेशर से हो या भाई साहब किसी भी रीजन से अगर आपकी पढ़ाई छूट गई रहेगी कभी भी, तो आप इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। The United Nations has declared 1970 as the International Education Year. In 1970, a seminar was organized in New Delhi on the subject of Open University by the Government of India, Departments of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting, University Grants Commission along with UNESCO. इन सारी चीज़ों पे भाई साहब डिस्कस। The idea of establishing an open university evolved in this seminar. ठीक है। In 1974, the government appointed a committee under the chairmanship of P. Parthasarathi, and the Open University took shape on the 20th of September 1985 in accordance with its recommendations and suggestions. ठीक है, ये सारे भाई साहब आपके कार्यक्रम हुए हैं इग्नोऊ में। It was named after the Prime Minister of India. तो इंदिरा गांधी भाई साहब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और उनके नाम पे ही ये यूनिवर्सिटी खोला गया है, ठीक है। In 1990, IGNOU started an ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि एजुकेशन घर घर तक पहुंचे, इसलिए ऑडियो विजुअल मतलब आपने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं कोरोना के टाइम पे वैसा ही कुछ, ठीक है, मतलब आवाज भी सुनाई दे और वीडियो भी दिखे। ऑडियो विजुअल थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। इट कंडक्टेड मोर देन 1000 करिकुलम ऑफ वेरियस ब्रांचेस। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन थ्रू 58 ट्रेनिंग सेंटर्स इन द कंट्री एंड 41 सेंटर्स इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। यशवंत राव चौहान, जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, महाराष्ट्र में यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन नासिक इन 1989। ये सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप कोई अगर अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है किसी भी कारणवश, फिर से वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। आप 60 साल के भी हो गए होंगे तो जहां तक आपने पढ़ाई की है उसके बाद से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, इन सब यूनिवर्सिटीज में। दैट्स रीजन इज नोन एज ओपन यूनिवर्सिटी, इज ओपन टू ऑल, ठीक है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। द मैगजीन जीवन शिक्षण इज पब्लिश्ड बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट: बाल भारती, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, MSCRT, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। कौन सा हो जाएगा भाई साहब? MSCRT। Dash, a scientist with ISRO played a significant role for successfully using a satellite for educational purpose. विजय भाटकर, यहाँ एकनाथ चिटनिस। ओके, choose the correct option from the given options and complete the statements. The United Nations had declared Dash as the International Education Year. Ready? So this will be 1970. The Yashwant Rao Chauhan Maharashtra Mukt Vidyapith was established in Dash in 1989. तो ये कहाँ पे पब्लिश हुआ? नासिक। Write short notes on functions of Maharashtra State Council of Educational Research and Training, जिसको हम MSCRT भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भाई साहब क्या क्या? Improving the standard of primary education, ठीक है। In service training of teachers, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है भाई साहब, ठीक है। To enhance their knowledge, to make them aware of the policies that are launched
इवैल्यूएशन पैटर्न्स क्या क्या हैं, किस बेसिस, तो वो आपकी जो पेपर चेकिंग होती है ना उसमें भी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे पेपर चेकिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखा है लेकिन उसमें बेसिक कीवर्ड्स ही नहीं है, ठीक है, उसमें भाई साहब जो बेसिक डेटा है वही मेंशन्ड नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो ये सारे इवैल्यूएशन टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, कैसे एजुकेशन को प्रोवाइड करना है लोगों को और कैसे इवैल्यूएशन करना है, दैट इज बेसिकली इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ सिलेबस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, सिलेबस और इवैल्यूएशन। vocational guidance for students after 10th and 12th exams and other educational functions. The MSCRT is also known as the academic authority. ये भाई साहब academic authority होती है. It brings out a periodical called जीवन शिक्षण, जीवन शिक्षण. बाल भारती, Maharashtra State Bureau of Textbooks Production and Curriculum Research, बाल भारती, established in Pune on 27 January 1967. ठीक है, it prepares textbooks for school children. These textbooks are made in 8 languages, namely Marathi, Hindi, English, Urdu, Kannada, Sindhi, Gujarati and Telugu. For children, Bal Bharati publishes a monthly magazine called Kishore. ठीक है, राइट, शॉर्ट नोट्स ऑन इग्नू जो है इंडिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। इग्नू इज द बिगेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी। मैंने कितने का टाइम दिया था? 5 बजे का ना, हमारे पापा लेने आए हैं, चले गए, अभी बहुत देर से खड़े थे, 4:30 तो नहीं बताइयो, 5 ही बताइयो ना। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन 1974 अ कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी पार्थ, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी वैसा, ठीक है। दिस कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय पी पार्थ सारथी एंड ओपन यूनिवर्सिटी टुक द शेप ऑन 20th of September. इट वाज नेम्ड द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एज इंदिरा गांधी। तो किसके नाम पे आया? तो ये सब चीज आप लिख ही सकते हैं। देखो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये किसके नाम पे आया? प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है। ओपन यूनिवर्सिटी है मतलब कोई भी यहाँ पे किसी भी एज में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, ओके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इग्नू वाज दैट द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन शुड मेक इट्स वे इनटू एवरी एवरेज हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री, मतलब हर एक घर तक एजुकेशन पहुंचे, इसका यही ऑब्जेक्टिव है। तो बहुत सारे घर ऐसे जहां पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, तो क्या वो फिर से पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी स्कीम के तहत आप फिर से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इग्नू, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इग्नू वाज दैट द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन शुड मेक इट्स वे इनटू एवरी एवरेज हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू गेट अ कॉलेज एजुकेशन इन द फॉर्मल वे आर गिवन कंसेशंस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी देखो, कोई स्टूडेंट है, समझो आप कल 10th पास करते हो और आपका 80% आता है, ठीक है। इस 80% का क्राइटेरिया होगा, अलग अलग कॉलेजेस अपना अपना कट ऑफ मार्क्स रखेंगे, आपका फर्स्ट लिस्ट निकलेगा, फिर सेकंड लिस्ट निकलेगा, फिर थर्ड लिस्ट निकलेगा। समझो 10th के बाद जब आप एग्जाम देते हो तो आपका एक परसेंटेज आता है बोर्ड में, और इसी परसेंटेज के हिसाब से आपका 11th में अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन होता है। 11th में जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो अपना कट ऑफ रखते हैं। अगर उस कट ऑफ में आप आते हैं तो पहली लिस्ट में आपकी नाम आती है, नहीं तो सेकंड लिस्ट में, नहीं तो थर्ड लिस्ट में, नहीं तो फोर्थ लिस्ट में, वो आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड। अभी समझो हमारा सीयर्स मात्र है, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब क्या किया, लेट्स से ही गॉट अ गुड परसेंटेज और मे बी अ बैड परसेंटेज, लेट्स से ही क्लोज्ड एट 70%, ठीक है, एंड ही डिडंट परस्यू हिज एजुकेशन, उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया, ठीक है। 11th 12th उन्होंने नहीं पढ़ा, बहुत साल हो गए, किसी काम पे लग गए ये। अभी समझो वापस से 5-6 साल बाद या समझ लो 10 साल बाद इन्होंने देखा कि काम पे एडुकेटेड लोगों का प्रमोशन हो रहा है, एडुकेटेड लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास डिग्री है, सो आई शुड ऑल्सो बी कंप्लीटिंग माई एजुकेशन। सो नाउ ही बेसिकली अप्रोचेस इग्नू फॉर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है, क्या ये नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि जैसे ही अंदर घुसेंगे सब बोलेंगे आई लो अंकल, कैसे हैं आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के उम्र के ये नहीं रहे, ठीक है, बट ही वांट्स टू कंप्लीट हिज एजुकेशन। सो लेट्स से आफ्टर 10 years ही गोज टू इग्नू टू सिक्योर एडमिशन, ठीक है। अगर ये किसी कॉलेज में जाते हैं तो उनको कॉलेज में एडमिशन पहली बात तो मिलेगा नहीं, और मिला भी तो उस कट ऑफ के हिसाब से मिलेगा, 90% का कट ऑफ जो चल रहा है। तो क्या ये ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हैं? यस, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा सा क्राइटेरिया में ढील देते हैं, ठीक है। अगर आपको एजुकेशन परस्यू करना है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, तो मतलब जितना एवरेज कॉलेज का कट ऑफ होता है उससे थोड़ा सा कम होता है इनका, ठीक है, ओके। एज में भी भाई साहब अभी ये 25 साल के हो गए, लेकिन इनको अभी 10th करना है, 11th करना है, समझ लो, ठीक है। तो इसमें एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है।
एंड अदर कंडीशंस फॉर एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी। तो इग्नू में एडमिशन के लिए आपको इन सारी चीज़ों में छूट मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब किसी का अगर एजुकेशन छूट गया तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। ओपन यूनिवर्सिटी स्कीम्स में आप एजुकेशन को परसू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इग्नू ऑल्सो स्टार्टेड एन ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम? दूर दराज तक एजुकेशन पहुंचे, इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन इन 1990। इट इम्प्लीमेंटेड मोर देन 1000 कोर्सेज रिलेटेड टू वेरियस ब्रांचेस। अलग अलग कोर्सेज पे, मतलब इट इम्प्लीमेंटेड मोर देन 1000 कोर्सेज, 1000 से भी ज़्यादा कोर्सेज इन्होंने लागू किए हैं, 1000 से भी ज़्यादा कोर्सेज इन्होंने लॉन्च किए हैं। मोर देन 1000 कोर्सेज रिलेटेड टू वेरियस ब्रांचेस, आर्ट्स, साइंस, ठीक है, पॉलिटेक्निक, अलग अलग स्ट्रीम्स में, ठीक है। इट करंटली प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन थ्रू 58 ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ये है सेंट्रली लोकेटेड इन दिल्ली, बट इसके अलग अलग सेंटर्स हैं। तो एटलीस्ट 58 सेंटर्स आर देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड 41 सेंटर्स इन फॉरेन कंट्रीज। इसके बाद 41 सेंटर्स फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। तो कुछ लोग जो फॉरेन कंट्रीज में हैं वो भी अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को एडुकेट करना चाहते हैं तो वो इन सेंटर्स में जाकर एजुकेशन ले सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विद रीजन। द एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो एनसीईआरटी बेसिकली है क्या? एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई साहब नाम में ही है, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। तो ये सब भाई साहब आपके नाम में ही है। The main objective of NCERT was to help the central government in matters of school education in the context of a comprehensive policy and in implementing educational schemes. NCERT was also established to conduct educational research and development, training, extension, educational programs as well as to restructure school curriculum and textbooks. ठीक है, design school curriculum and textbooks with the cooperation of Central Board of Secondary Education. ठीक है, तो आपका भाई साहब एनसीईआरटी के तहत सीबीएसई को सबसे ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दी जाती है। तो ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में गाइडेंस और कोऑपरेशन एनसीईआरटी देता है, ठीक है। ओके, डिजाइन वर्कबुक्स एंड हैंडबुक्स फॉर टीचर्स, ठीक है, इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स to develop provide guidance and cooperation. Okay, design workbooks and handbooks for teachers in teacher training programs to develop teaching earning techniques and to conduct talent search examinations at national level. ठीक है, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस होते हैं नेशनल लेवल पे जिनको हम एनटीएससी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं, उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स मिलते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। Thus NCERT was established on the 1st of September 1961 to look after the overall functioning and development of education. ठीक है, what are the important features of National Policy on Education 1986 NPE? अभी क्या हुआ है, आया है NEP आया हुआ है, ठीक है। What changes has brought? So important features are under this policy a common core curriculum was framed for all states. तो हर एक स्टेट के लिए एक कॉमन कोर करिकुलम होता है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट के लिए, ठीक है, आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, तो आप नासिक में रहते हो, नागपुर में रहते हो, पूना में रहते हो, मुंबई में रहते हो, अगर आप स्टेट बोर्ड से एसोसिएटेड है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड होगा ये, ठीक है। ओके, एट द सेम टाइम देयर इज अ स्कोप इन द नेशनल करिकुलम फॉर द इंडिविजुअल स्टेट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद देयर कल्चरल, ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल नीड्स। तो नेशनल करिकुलम मतलब जैसा